अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपना डिस्कस किया था। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैंने कहा था कि आप लोग जो है वो एसेट और लायबिलिटीज जो है वो डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज जो है वो निकाल लीजिएगा। तो वो आप लोगों ने मेरे ख्याल में निकाल लिए होंगे। और मैंने कहा था कि डिडक्टेबल और टैक्सेबल का टोटल अमाउंट जो है ना वो मुझे बता दीजिएगा कि वो कितना है। तो किसी ने निकाले थे लास्ट क्लास में? अगर निकाले थे तो मुझे अमाउंट बता दें। निकाले थे किसी ने? अच्छा, फैसल में बता रहे हैं कि डिडक्टेबल जो है वो 104.43 था। 104.43 था। और टैक्सेबल का अमाउंट आप कितना बता रहे हैं? टैक्सेबल का अमाउंट 64.36 था। 104.43 टैक्सेबल था और डिडक्टेबल 64.36। ठीक है जी। 64.36। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया था ना? लास्ट वाला कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यहाँ तक किसी का कुछ पूछना तो नहीं है? जिसने फर्स्ट क्लास लिया ऑब्वियस सी बात है उसको नहीं समझ में आएगा अभी फिलहाल। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें से समझ में आना शुरू हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको फर्स्ट क्लास। ठीक है। अच्छा भाई, अब ये हमारे पास डिडक्टेबल भी आ चुका है और टैक्सेबल भी आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस करना है। डिडक्टेबल को और टैक्सेबल को आपस में क्या करवा दीजिए, माइनस करवा दीजिए। माइनस करके बताइए कितना आ रहा है। डिडक्टेबल और टैक्सेबल को आपस में माइनस करवा के मुझे बताइए कितना आ रहा है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 40.07। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा जो अमाउंट था वो किसका था? टैक्सेबल का था। वैसे भाई, डिडक्टेबल आपका 64 आ रहा था या टैक्सेबल आपका 64 आ रहा था? बाकी वो तो मुझे कंफर्म करें। अच्छा, डिडक्टेबल ज्यादा आ रहा था। डिडक्टेबल आ रहा था 104.43। अच्छा जी। 104.43। और जो टैक्सेबल आ रहा था वो आ रहा था आप लोगों का। बेटा, ग्रुप में जो एडमिन है वो मैं ही हूँ। हाउस ऑफ कॉमर्स बना हुआ होगा। मैं यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। 64.36। 64.36। अच्छा, अब देखो, डिडक्टेबल आपका 104.43 है और टैक्सेबल जो है वो 64.36 है। जब आपने इन दोनों को क्या किया है, माइनस किया है।
तो आपके पास एक अमाउंट आया है, वो अमाउंट है आपका 40.07। अच्छा, बड़ा अमाउंट जो था वो आपका डिडक्टेबल का था, तो ये 40.07 जो है वो डिडक्टेबल में से आ रहा है। ठीक है, अब ये जो डिडक्टेबल में से आ रहा है, अगर आपको याद हो मैंने रूल लिखवाए थे आप लोगों को, ये रूल है, ये मैंने गोल्डन रूल्स आप लोगों को लिखवाए थे। मैंने कहा था कि भैया अगर तो डिडक्टेबल हो तो वो क्या होता है, एसेट होता है, और अगर टैक्सेबल हो तो वो क्या होता है, लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास सर जो अमाउंट आ रहा है, ज्यादा जो अमाउंट आ रहा है वो डिडक्टेबल का आ रहा है। इट मींस ये डिडक्टेबल हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए सर एसेट है। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक बात सबको? जब भी डिडक्टेबल का अमाउंट ज्यादा हो तो वो आपके लिए एसेट होगा, और अगर आपका टैक्सेबल का अमाउंट ज्यादा हो तो वो आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। और नॉर्मली ये होता है कि टैक्सेबल का अमाउंट ज्यादा होता है और डिडक्टेबल का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिडक्टेबल का अमाउंट ज्यादा था और टैक्सेबल का अमाउंट जो था वो कम था, तो इट मीन्स ये हमारे लिए क्या हो गया, एसिड हो गया। अच्छा, अब जरा एक बात सुनो बेटा, अब सारे बच्चे एक बात गौर से सुनना, कान खोल के सुनना, सारे बच्चे, सबको कह रहा हूं मैं, ये एसेट और लायबिलिटी की कहानी क्या है, ये सुन लो। देखो बेटा, जब भी आप रेट अप्लाई करते हो, आपने रेट अप्लाई किया, किस पे रेट अप्लाई करते हो, टेम्परेरी डिफरेंस पे। तो उससे सर हमारे पास जो निकल कर आता है वो या तो डिडक्टेबल होता है, या तो वो हमारे लिए जो है वो टैक्सेबल होता है। टेम्परेरी डिफरेंस में जब हम रेट अप्लाई करते हैं तो या तो वो हमारे लिए डिडक्टेबल होता है या तो वो हमारे लिए टैक्सेबल होता है। ठीक है, अच्छा, अब जब डिडक्टेबल होता है तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। और सर अगर वो टैक्सेबल होता है तो वो हमारे लिए क्या बनता है, लायबिलिटी बनता है। अच्छा बेटा, ये जो एसेट बनता है या ये जो लायबिलिटी बनता है, बेसिकली ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब इसी चीज से बेटा आपकी सारी की सारी एमसीक्यू सॉल्व होंगी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर पीछे का कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर है तो ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी सर हम रेट अप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास या तो डिडक्टेबल आता है या तो टैक्सेबल आता है। डिडक्टेबल हमारे लिए एसेट बनता है और टैक्सेबल हमारे लिए क्या बनता है, लायबिलिटी बनता है। और ये जो एसेट और लायबिलिटी बनता है, बेसिकली हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है, मतलब एसेट क्या होता है, एसेट होता है आपके पास डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल। और लायबिलिटी सर क्या होता है, लायबिलिटी होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कह लो या इसको आप पेएबल कह लो। और ये जो है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। ये हमारे पास क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। अब एक बात याद रखना, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उससे कभी भी एंट्री पास नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एंट्री पास होकर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है। तो सर जो हम इस साल के लिए फॉर द ईयर के लिए, क्लोजिंग बैलेंस तो फॉर द ईयर नहीं होता ना, क्लोजिंग बैलेंस तो क्या होता है, एज ऑन होता है। अब सर अगर हमें फॉर द ईयर के लिए, अब हमें फॉर द ईयर के लिए अगर डेफर्ड टैक्स निकालना है तो वो किस तरीके से निकालेंगे, तो बेटा उसका एक ही रूल है, फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स हमारे पास जो आएगा वो आएगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो हमारे पास फॉर द ईयर एक्सपेंस आ जाएगा। ओपनिंग नॉर्मली आपको क्वेश्चन में गिवन होता है,
नहीं 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 नहीं, ओपनिंग नहीं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारे पास दो तरह के यहाँ पे टैक्सेस आएंगे, एक करंट टैक्स आएगा और एक डेफर्ड टैक्स आएगा। डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग वो अलग देता है, करंट टैक्स का वो आपको ओपनिंग अलग देता है। ठीक है, करंट टैक्स की वो एक अलग कहानी, डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग वो आपको अलग से देगा क्वेश्चन। ठीक है, तो वो जो हमें ओपनिंग देगा और ये जो हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाला है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास फॉर द ईयर एक्सपेंस आ जाए। ठीक है, अब फॉर द ईयर जो आपके पास एक्सपेंस होगा ना, उसकी दो एंट्रीज बनती है। पहली एंट्री बनती है डेफर्ड टैक्स डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। एक एंट्री ये बनती है, या फिर एंट्री ये बनेगी डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल और डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट। तो ये दो एंट्रीज बनती हैं। अब आपको फैसला करना होता है कि आइदर आप उसको एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड करो या फिर आप उसको रिसीवेबल रिकॉर्ड करो। सही, हम फैसला कैसे करेंगे कि हमने जो है वो डेफर्ड टैक्स को डेबिट करना है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्रेडिट करना है, या फिर डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल को डेबिट करना है और डेफर्ड टैक्स इनकम को क्रेडिट करना है। ये हमें पता कैसे लगेगा? हम किस तरीके से जो है वो कंपैरिजन करके ये दो एंट्रीज बनाएंगे। दोबारा से मैं बता रहा हूं कि जब आप रेट अप्लाई करते हो तो आपके पास टेम्परेरी डिफरेंस आता है। अब वो टेम्परेरी डिफरेंस या तो डिडक्टेबल होता है या तो टैक्सेबल होता है। मींस के अगर तो वो डिडक्टेबल है, एसेट का क्लोजिंग है, और अगर वो टैक्सेबल है तो वो लायबिलिटी का क्लोजिंग है। तो ये तो जो अमाउंट है ये आपका बैलेंस शीट में रिपोर्ट होता है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है। सर तो पीएनएल में क्या चार्ज करेंगे? पीएनएल में, पीएनएल के लिए मैंने आपको बताया कि पीएनएल में फॉर द ईयर जाता है, यानी कि डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर इस साल का कितना है वो जाएगा हमारे पास पीएनएल के अंदर। अब वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा ओपनिंग में से क्लोजिंग क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर। अब या तो वो टैक्स एक्सपेंस होगा या तो आपके लिए टैक्स इनकम होगी। सर इन दोनों में से कंपैरिजन हम कैसे कर पाएंगे कि वो हमारे लिए इनकम है या फिर वो हमारे लिए एक्सपेंस है? तो उसके लिए बेटा मैं एक लेजर आप लोगों को समझा रहा हूँ, उसकी हेल्प से कोशिश करना कि करो, क्योंकि वो लेजर आगे चल के बहुत ज्यादा काम आएगा। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे होंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा वो यूज हो रहा हो। अब सुनो जरा, लेजर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। लेजर सर किसका बता रहे हैं आप? डेफर्ड टैक्स, जिसकी हेल्प से आप लोग ये फाइंड आउट कर सकोगे कि आया कि हमने उसको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है या फिर हमने उसको अपने पास जो है वो लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है। अब थोड़ा सा फोकस चाहिए होगा आप लोग। ये डेफर्ड टैक्स का मैंने लेजर बना, ठीक है। अब सपोज कर लो उसने आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा क्रेडिट साइड, ठीक है। और सपोज करो जो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आया, और वो भी सपोज कर लेते हैं कि सर जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो हमारे लिए, ये सपोज कर लेते हैं कि सर जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लायबिलिटी का, एसेट का नहीं आ रहा। अभी हम एसेट की बात नहीं कर रहे क्योंकि नॉर्मली जो सिचुएशन अराइज होती है वो लायबिलिटी के लिए अराइज, ठीक है। और लायबिलिटी का जो क्लोजिंग होगा वो ऑब्वियस सी बात है, हम उसको एंडिंग को डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को
आपने डेबिट साइड पे रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस होगा। जैसे ऊपर मैंने आपको फॉर द ईयर बताया है कि फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग या तो आपकी डेबिट साइड कम पड़ रही होगी या फिर आपकी क्रेडिट साइड कम पड़ रही होगी। अगर तो डेबिट साइड कम पड़े, अगर तो डेबिट साइड कम पड़े तो समझ जाओ आपके पास जो है वो क्या होगा, डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल। मींस के आप जो एंट्री बनाएंगे वो ये बनाएंगे, और अगर आपकी और अगर आपकी क्रेडिट साइड कम पड़ती है तो फिर आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। और डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी की जो एंट्री बनती है वो मैंने आप लोगों को बताया है कि वो एंट्री ये बने। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि सर फॉर द ईयर एक्सपेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। फॉर द ईयर एक्सपेंस के लिए बेटा कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ सिंपल सा आपको एक काम करना होगा, आपको लेजर बनाना होगा। ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड पे लिखना और क्लोजिंग बैलेंस को आप कहाँ लिखना, डेबिट साइड पे लिखना। डिफरेंस देखना, अगर तो डेबिट साइड कम पड़ रही है तो डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल की एंट्री बनेगी, और अगर क्रेडिट साइड कम पड़ रही है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की एंट्री बनेगी। मतलब कि इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन आ सकती है, तो दोनों में से कोई भी एक एंट्री बन रही होगी, और वो आपका फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स होगा। वो आपका फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स होगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई मसला? जी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की ही बात कर रहा हूं। ये जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आया है, ये हमारा टैक्सेबल का था। ठीक है, टैक्सेबल यानी कि लायबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस किसका होगा, लायबिलिटी का होगा। यहां तक सबको बात क्लियर हो गई? नहीं बात समझ में आई? दोबारा एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है 3000, और क्लोजिंग आपके पास क्रेडिट बैलेंस आया, क्लोजिंग बैलेंस जो आपके पास आया वो कहाँ से आया, वो हमने सर रेट अप्लाई किया था ऊपर, और रेट अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया था, तो वो आपके पास आ गया 4000। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप जो है सिंपल एंट्री बनाओगे। ओपनिंग को आपने लिखा क्रेडिट साइड पे और 4000 डेबिट साइड पे लिखा। ठीक है, डिफरेंस लिया, अब आपकी कौन सी साइड कम पड़ रही है सर, क्रेडिट साइड कम पड़ रही है, कितने से, 1000 से। तो ये 1000 से आप एंट्री पास करोगे, क्रेडिट साइड जब कम पड़े तो ये वाली एंट्री पास होगी। डेफर्ड टैक्स डेबिट हो जाएगा और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। लेट सपोज अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो सर हमें क्रेडिट बैलेंस दे 3000 से, और क्लोजिंग बैलेंस जो हम फाइंड आउट करेंगे रेट अप्लाई करने के बाद, और वो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है सपोज कर लो कि 2000। तो फिर जब आप इसका लेजर बनाओगे तो आपने ओपनिंग को लिखा 3000 से और क्लोजिंग को आपने लिखा 2000 से। अब जब आप इसको एडजस्ट करोगे तो आपकी डेबिट साइड 1000 से कम पड़ रही। अब जो यहां पर आप एंट्री बनाओगे वो डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल वाली एंट्री बनेगी, ये वाली। ठीक है, अब समझ में आया? रिपीट तो कर दिया, दोबारा से ही रिपीट किया है सारा। क्लियर हो गया सबको बेटा?
टी लेजर एक ही का ही बनता है, मैं एसिड की तरफ भी आ रहा हूँ। टी लेजर एक ही का बनता है, इसी तरीके से बनेगा, टी लेजर अलग नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे, देखो बेटा, दोबारा सुनो, ये जो हम बात की है अभी हमने, ये हमने बेसिकली बात की है क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस किसका? लायबिलिटी का। इसके ऊपर अभी हमने बात की है। और ये दो सिनेरियोज मैंने आपको बताए। क्लोजिंग बैलेंस को देखो, मैं यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा हूँ, कहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूँ? डेबिट साइड पे रिपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर डेबिट साइड पे रिपोर्ट। लेट सपोज सर, अगर हमारे पास डिडक्टेबल का बैलेंस ज्यादा आ जाता है, जैसे अभी हमने किया, ये क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व किया है, ताजा ताजा गर्मा गर्म, तो हमारे पास क्या हो रहा था? डिडक्टेबल का आंसर ज्यादा आ रहा था, 40.07 एसिड आ रहा था। तो सर अब अगर हमारे पास जो है वो डिडक्टेबल का आंसर ज्यादा आ जाता है, तो सर वो तो एसिड है, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ रिपोर्ट होगा? तो बेटा थोड़ा सा शऊर रखें, अगर क्लोजिंग बैलेंस यहाँ रिपोर्ट हो रहा है, एसिड है, डेफर्ड टैक्स का, ओपनिंग बैलेंस में तो कोई चेंज नहीं है। ओपनिंग बैलेंस आपने लिखा है यहाँ पर क्रेडिट साइड पे। अब सर हमारा जो था वो था डिडक्टेबल, एसिड था, तो अब एसिड ऑब्वियस सी बात है, इसका क्लोजिंग बैलेंस हम डेबिट साइड पर तो नहीं लिखेंगे, अब उसका भी क्लोजिंग कहाँ पर आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और फिर ऑब्वियस सी बात है कि हमारी हमेशा डेबिट साइड ही कम पड़ेगी, कभी क्रेडिट साइड कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस भी हमारा कहाँ है? क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा कहाँ है? क्रेडिट साइड पे। तो हमारी जो है वो डेबिट साइड ही कम पड़ेगी, क्रेडिट साइड कम पड़ ही नहीं सकती। तो सर अगर डेबिट साइड कम पड़े, तो आपने एक बात बता रखी है ऊपर कि अगर डेबिट साइड कम पड़े तो क्या आता है? डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल वाली एंट्री बनती है। इस सिचुएशन के अंदर आप डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल वाली एंट्री बनती, समझ में आ गई बात ताहिर भाई? ओपनिंग बैलेंस तो क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिट, आपने निकाला, आपके पास आ गया डिडक्टेबल। डिडक्टेबल यानी कि एसिड, एसिड को तो हम कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, तो हमने क्रेडिट साइड पे शो किया। अब अगर हम इसको बैलेंस करने जाते हैं तो हमारी डेबिट साइड ही कम पड़ रही, तो डेबिट साइड की एंट्री क्या बनेगी? डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल। ओपनिंग बेटा क्रेडिट में इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। ये जो हमने लिया है, ये हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया है कि हमें क्वेश्चन में गिवन इन क्वेश्चन। और क्लोजिंग मैंने क्रेडिट साइड पे इस वजह से लिया है क्योंकि जब मैंने रेट अप्लाई किया, डिडक्टेबल आया था, और डिडक्टेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे लिए एसेट अज्यूम होता है, और उसको हम फिर कहाँ रिपोर्ट करेंगे? क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो एसेट है। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन की, समझ में आ गया? अच्छा, अब एक और सवाल आया कि सर ओपनिंग हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगी? नहीं, जरूरी नहीं है, ओपनिंग वो आपको डेबिट साइड पे भी दे सकता है। जैसे आप इसकी एग्जांपल इस तरीके से लो, ये जो हम क्लोजिंग लिख रहे हैं डेफर्ड टैक्स की, जो भी मैंने लास्ट एग्जांपल दी है, ये क्लोजिंग क्रेडिट में है, तो अगले साल की ओपनिंग कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में जाएगी। ठीक है, तो ओपनिंग वो आपको क्रेडिट में भी दे सकता है और वो डेबिट में भी दे सकता है। नॉर्मली ये होता है, जितनी भी बुक्स आप उठा के देखोगे, ओपनिंग आपको क्रेडिट साइड पर ही दी होती है। क्लोजिंग के अंदर मसला आ रहा होता है, या तो वो किस साइड पे जा रही होती है? डेबिट साइड पे जा रही होती है, या तो वो क्रेडिट साइड पे जा रही होती है। अगर तो टैक्सेबल होता है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बनती है, और उसको हम फिर डेबिट साइड पे शो कर रहे हैं। और अगर वो हमारे लिए डिडक्टेबल होता है तो इट मींस वो हमारे लिए एसेट है, तो वो क्लोजिंग हम कहाँ शो कर रहे होते हैं? क्रेडिट साइड पे शो कर रहे हैं। फिर मैंने आपको ऊपर दो सिनेरियोज बताए कि अगर तो आपकी डेबिट साइड कम पड़े तो बिना डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल वाली आप एंट्री बनाएंगे,
और अगर आपकी क्रेडिट साइड कम पड़े तो आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वाली एंट्री बनाए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। जी, ये टी अकाउंट आप लायबिलिटी निकालने के बाद जो है वो बनाओ। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो, आपको ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था, दैट वाज अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कैलकुलेशन की, रेट अप्लाई किया, वो जो हमने पहले रेट अप्लाई किया। अब भैया हमारे पास जो अमाउंट आया निकल कर वो डिडक्टेबल का ज्यादा आया। डिडक्टेबल यानी कि क्या है, एसेट है। एसेट की क्लोजिंग हमेशा याद रखिएगा, वो कहां रिपोर्ट होगी, क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट होगी। अब जब आप इसको एडजस्ट करोगे तो आपकी हमेशा डेबिट साइड ही कम पड़ेगी, और आप एंट्री जो बनाओगे वो डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल वाली। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड क्या करते हैं, हम थोड़ी सी एमसीक्यूज कर लेते हैं। अगर इन केस आपके पास ओपनिंग नहीं है, ठीक है, आप क्लोजिंग लिखो। क्लोजिंग तब भी लिखोगे तो आपकी डेबिट साइड तब भी कम पड़ रही होगी, तो आपकी एंट्री बन जाएगी। ओपनिंग नहीं है, अगर ओपनिंग जीरो है तो ओपनिंग को जीरो एज्यूम करो। ठीक है जी। ये सारे डिफरेंट सिनेरियोज हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं ना, तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एमसीक्यूज के लिए मैंने क्या किया, आप लोगों की बेस बनाई है छोटी सी ना, ताकि हमारे एमसीक्यूज जो है वो कवर हो जाए। फिर एक क्वेश्चन और करवा दूंगा तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। बेटा क्वेश्चन और एमसीक्यूज ना, एमसीक्यूज में होगा ये वाला जो अभी मैंने अभी अभी आप लोगों को कंसेप्ट बताया ना, ये फौरन से क्लियर हो जाएगा जब मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा। क्वेश्चन में ये होगा कि क्वेश्चन में तो पहले हम रेट अप्लाई करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, कैरिंग वैल्यू निकालेंगे, फिर हम टैक्स बेस निकालेंगे, फिर हम रेट अप्लाई करेंगे, फिर हम उसके ऊपर सोचेंगे कि आया कि वो टैक्सेबल है कि डिडक्टेबल है। तो वो लंबी सी कहानी चलेगी। क्वेश्चन भी करते हैं लेकिन क्वेश्चन हम एमसीक्यूज के बाद कर लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है। तो अब एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो भाई अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। देखो एमसीक्यूज नंबर 4 आपके पास आ रहा है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 4 है, जो अभी अभी कंसेप्ट दिया है वही समझाने जा रहा हूँ। एमसीक्यूज नंबर 4 में आपको बता रहे हैं कि होम लिमिटेड, अच्छा ये सारे के सारे जो है वो सीए की किट से मैंने एमसीक्यूज लिए थे, ठीक है, तो वहीं से ही हम सॉल्व। होम लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस इंक्लूडिंग ऑन इट्स ट्रायल बैलेंस एट 30 जून 2014। टैक्सेशन आपको बता रहे हैं 4 मिलियन क्रेडिट बैलेंस, और डेफर्ड टैक्सेशन आपको बता रहे हैं 12 मिलियन क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी। देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डेफर्ड टैक्स का आपको क्रेडिट बैलेंस भी दे सकते हैं और डेबिट बैलेंस भी। नॉर्मली क्रेडिट दिया जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको डेफर्ड टैक्स का जो है वो क्या दिया जा रहा है, क्रेडिट दिया जा रहा है। ये जो टैक्सेशन है ये बेसिकली हमारे पास करंट टैक्स, जो कि आपको कितना बताया जा रहा है, 4 मिलियन। फिर उसके बाद जो है वो आगे बता रहे हैं आपको, the taxation balance relate to an over provision from 30 जून 2013। वो कह रहे हैं कि जो आपको टैक्सेशन का बैलेंस दिया जा रहा है ना, पर जो अभी उन्होंने दिया है वो है ओवर प्रोविजन का बैलेंस। ओवर प्रोविजन का बैलेंस मतलब क्या है, कि पिछली दफा, अभी ये मैंने इसका कंसेप्ट अपनी पिछली क्लास में दिया था आपको, कि ओवर चार्ज भी हो जाता है और अंडर चार्ज भी हो जाता है। तो वही बात आपको बता रहे हैं कि जो आपने पर अभी 4 मिलियन का बैलेंस देखा है, ये जो है ये ओवर चार्ज है, पिछले साल का ओवर चार्ज हमारे पास जो है वो यहाँ पर आया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास ओवर चार्ज है 4 मिलियन से, ओवर प्रोविजन, जून 30 2013 का ओवर प्रोविजन। फिर कह रहे हैं एट 30 जून 2014 द डायरेक्टर एस्टिमेट द प्रोविजन नेसेसरी फॉर टैक्सेशन इज करंट ईयर प्रॉफिट इज रुपीज 15 मिलियन। आपको बता रहे हैं कि इस साल जो डायरेक्टर ने एस्टिमेट किया है
वो जो एस्टिमेट किया है इस साल का, जो करंट ईयर का जो टैक्स इन्होंने एस्टिमेट किया है वो 15 मिलियन से एस्टिमेट किया। ठीक है, ये इस साल का फॉर द ईयर बता। द कैरिंग अमाउंट ऑफ HL non-current asset exceed the tax written down value by rupees 30 million। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी कैरिंग अमाउंट है वो हमारी टैक्स बेस अमाउंट से 30 मिलियन से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। तो अगर आपको याद हो सर, कैरिंग अमाउंट और दूसरा टैक्स बेस अमाउंट दोनों का डिफरेंस लेते थे। अगर तो हमारी कैरिंग अमाउंट ज्यादा होती थी तो फिर वो हमारे लिए क्या होता था, टैक्सेबल होता था। रूल हमने वो लिखे हुए यहाँ पे, आपको समझाया हुआ भी। तो यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं कि जो आपकी कैरिंग अमाउंट है वो आपकी टैक्सेबल अमाउंट से या टैक्स बेस अमाउंट से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 30 मिलियन से ज्यादा। और टैक्स रेट उन्होंने आपको बता दिया है 30% है। व्हाट इज द चार्ज फॉर टैक्सेशन दैट विल अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर टू 30 जून 2014। वो आपको बता रहे हैं कि इस साल आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना टैक्स जो है वो चार्ज करोगे। अब देखो इसको सॉल्व करो। जैसे मैंने आप लोगों को टी अकाउंट बनाकर सिखाया था, अब देखो यहाँ पे दो चीजों की कैलकुलेशन, एक तो करंट टैक्स की कैलकुलेशन होगी और दूसरा डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करना सिखा दूँ। डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के लिए भैया क्या करते थे, एमसीक्यूज नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों को ना हैंडआउट मिल जाएगा, क्लास के बाद में शेयर करूँ। सर डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर आपने ये बात बताई थी कि पहले तो ये देखिए कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस्ड अमाउंट में दोनों में डिफरेंस कितना है। दोनों में डिफरेंस कितना है, 30 मिलियन का। अगर तो 30 मिलियन के ऊपर, अगर तो 30 मिलियन के ऊपर हम रेट अप्लाई करते हैं, दैट वाज 30%, दैट इज 30%, तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 मिलियन आ जाएगा। अभी के लिए मैं इसको 9,000 लिख लेता हूँ, 3 जीरो ओमिट कर दो। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको, ये बात सबको बात क्लियर हुई कि सर अगर 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 कैरिंग वैल्यू और जो टैक्स बेस होता है उसका डिफरेंस लेते हैं, उसका डिफरेंस तो क्वेश्चन में हमें उसने गोल में रख के दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 30 मिलियन दिया हुआ था। उसके ऊपर हमने 30% रेट अप्लाई कर दिया। अब ये देखना है कि ये आया कि हमारे लिए टैक्सेबल है कि डिडक्टेबल है। जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो तो वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो सर ये जो 9 मिलियन है ये हमारे लिए क्या है, टैक्सेबल। टैक्सेबल बोले तो सर ये हमारे लिए क्या बनेगी, लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा सर, फिर आपने कहा था कि फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए आप लेजर बना लिया करें। तो सर हम लेजर बना रहे हैं डेफर्ड टैक्स का। सर सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस उसने हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ था, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था डेफर्ड टैक्स का, 12 मिलियन से। यानी कि ये क्या हो गया, 12,000। 3 जीरो ओमिट करके चल रहे हैं। सर ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया, ये क्लोजिंग बैलेंस जो है वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी कहाँ आती है, सर डेबिट साइड पे आती है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया। तो भाई कौन सी साइड कम पड़ रही है, तो सर हमारी जो साइड यहाँ पर कम पड़ रही है, हमारी डेबिट साइड कम पड़ रही है, कितने से, 3,000 से। तो सर यहाँ पर हम जो एंट्री बनाएंगे वो डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल वाली बनाएंगे। ठीक है, दोनों साइड को बैलेंस कर देते हैं, 12,000 ये और 12,000 ये।
सर फॉर द ईयर के लिए हम कितना लेके जाएंगे सर? 3,000 लेके जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने करंट टैक्स के ऊपर। अब जरा देखो सर, जो करंट टैक्स उसने हमें दिया हुआ है वो हमें उसने दिया हुआ है कितना, यहीं पे लिख लेते हैं। 15 मिलियन, यानी कि 15,000। फिर उसके बाद सर उसने हमें ये बताया कि आपने पिछले साल ओवर प्रोविजन कर ली थी, यानी कि ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया था, तो इस साल आप क्या करोगे? माइनस करोगे। बताया थी ना, अगर तो पिछले साल अगर एक्सेस कर लो तो उसको इस साल के लिए क्या कर लो? माइनस कर लो। अगर पिछले साल के लिए कम कर लो तो इस साल क्या कर लो? ऐड कर लो। तो इससे ये ओवर प्रोविजन हुआ है। कितना ओवर प्रोविजन हुआ है सर? ये 4 मिलियन से हमारे पास ओवर प्रोविजन हुआ है। तो ओवर प्रोविजन सर आपने क्या कहा था? आप क्या करते हैं? माइनस। अच्छा सर, फिर उसके बाद सर हमारे पास जो है वो डेफर्ड टैक्स जो था वो भी ऐड होता था हमारे टोटल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपका डेफर्ड टैक्स ऐड नहीं होगा। सर क्यों ऐड नहीं होगा? क्योंकि बेटा यहाँ पर डेफर्ड टैक्स आपके लिए एक्सपेंस नहीं है, बल्कि डेफर्ड टैक्स आपके लिए इनकम है। बताई थी ना इनकम वाली। डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल वाली एंट्री में क्या होता है? डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल डेबिट और डेफर्ड टैक्स इनकम क्या हो जाती है? क्रेडिट। तो सर ये तो हमारे लिए इनकम निकली, तो अपने एक्सपेंस में से क्या कर दो? माइनस कर दो। कितना माइनस करें? जितनी इनकम निकल कर आई है, कितनी? 3,000, ये माइनस कर दी। तो सर अब हमारे पास जो आएगा वो आएगा टोटल टैक्स। कितना आ जाएगा? 15,000 में से 4,000 माइनस किए और 3,000 माइनस किए, तो बेटा कितना आ जाएगा? 8,000। तो ये बेटा इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर 8,000 से क्या होगा? रिपोर्ट होगा। तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर। सब बच्चों को बात क्लियर हुई? सब लोगों को बात क्लियर हुई? अच्छा सर, इसको अब हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना दें अगर। दोबारा रिपीट कर देते हैं भाई, दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या काम किया कि भाई हमारे पास जो है वो उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ था कैरिंग वैल्यू का, कैरिंग वैल्यू का और टैक्स बेस का। कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस का डिफरेंस कितना था सर? 30 मिलियन था। 30 मिलियन के ऊपर हमने रेट अप्लाई किया तो कितना आ गया? 30% आ गया। अच्छा सर, ये जो 30% आया ये कितना है? 9,000 है। अच्छा, ये सर क्या होगा? हमारे पास टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा थी, तो वो क्या होता है? टैक्सेबल होता है। तो टैक्सेबल जब हो तो वो हमारे लिए क्या बनती है? क्लोजिंग लायबिलिटी बनती है। तो फिर मैंने क्या किया, इस 9,000 को डेफर्ड टैक्स की क्लोजिंग लायबिलिटी बना दिया। ओपनिंग बैलेंस हमें 12,000 क्वेश्चन के अंदर गिवन था। डिफरेंस लिया तो 3,000 से हमारे पास डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि सर करंट टैक्स उसने हमें दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 15,000 इस साल का। ओवर प्रोविजन हो रहा था पिछले साल, आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ था, तो पिछले साल का आप क्या करोगे? माइनस करोगे। सर माइनस कर दिया। तो इस साल की हमारी डेफर्ड टैक्स इनकम थी, वो भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8,000। हाँ, अगर ऐसा होता, डेफर्ड टैक्स का लेजर बनाते और बनाते वक्त हमारी क्रेडिट साइड कम पड़ रही होती, तो फिर यहाँ पर वो ऐड नहीं होता, फिर वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस होता और उसको हम क्या करते? ऐड करते। तो ये तो हमारे लिए इनकम थी। इनकम हमारे खर्चे को क्या करती है? कम करती है। तो इस वजह से मैंने क्या करवा दिया? माइनस करवा दिया। क्लियर हो गई बात अली भाई? फैसल भाई, अब थोड़ी ज्यादा क्लियर हुई या अभी भी थोड़ी थोड़ी चल रही है?
चलिए सर एक और क्वेश्चन करवा दे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा एमसीक्यूज में, और थोड़ा सा और उसको इंटरेस्टिंग बना दे। जी तो अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसके अंदर और एक इम्पैक्ट आया है, वो आया है रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं वो भी आप देख लो, साथ साथ कान खोल के सुन लो बेटा, बिस्तर से उठ जाओ, जैसे आपके सर कुर्सी पे बैठे हुए हैं वैसे आप लोग भी बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखें, रीड कर रहे हैं कि HL लिमिटेड, sorry, HL has the following balances include on its trial balance at 30 June 2014। टैक्सेशन जो है वो इन्होंने आपको बताया हुआ है कि 7 मिलियन का क्रेडिट है, और डेफर्ड टैक्सेशन इन्होंने बताया हुआ है 16 मिलियन का क्रेडिट है। ये सब पुरानी वाली कहानी हो गई जो अभी आपने पहले बताई थी क्वेश्चन नंबर 4 में, वही कहानी यहाँ पर इन्होंने रिपीट की है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सर, फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि द टैक्सेशन बैलेंस रिलेट टू ओवर प्रोविजन। वही बात जो उसने पहले बताई, यहाँ पे भी उसने बता दिया कि वही सही ओवर प्रोविजन हो रहा है। अच्छा जी, फिर आगे कह रहे हैं द डायरेक्टर एस्टिमेट दैट द प्रोविजन नेसेसरी फॉर टैक्सेशन फॉर करंट ईयर प्रॉफिट इज 12 मिलियन। ठीक है जी, इस साल का जो डायरेक्टर एस्टिमेट कर रहे हैं आपका करंट ईयर का, वो 12 मिलियन से एस्टिमेट कर रहे हैं। सर ये भी उसने पहले बताया था, कोई नई चीज अभी तक तो हमारे सामने नहीं आई। अच्छा, फिर उसके बाद सर कह रहे हैं कि द बैलेंस ऑन द डेफर्ड टैक्स अकाउंट नीड्स टू बी इंक्रीज टू ₹23 मिलियन। कह रहे हैं कि सर इस दफा का जो इंक्रीज हुआ है, द बैलेंस ऑन द डेफर्ड टैक्स अकाउंट्स नीड टू बी इंक्रीज ₹23 मिलियन। अच्छा, ये इन्होंने अब आपको ना डेफर्ड टैक्स अकाउंट यानी कि लायबिलिटी निकाल के बता दी। ये देखो मेरा बच्चा, देखो सुनो, सारे बच्चे गौर से सुनो। पिछले क्वेश्चन के अंदर सर हमारे पास ओपनिंग कितना था, 12,000, और इंक्रीज होकर कितना हो गया, 9,000। तो वो यही कहानी बता रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि आपका जो डेफर्ड टैक्स है वो इंक्रीज होकर कितना हो गया, 23 मिलियन। ठीक है, तो ये बेसिकली उन्होंने आपको क्या बता दिया बेटा, एंडिंग बता दिया। तो मजे की बात ये है, रेट वेट अप्लाई करने की जरूरत नहीं, उसने खुद बता दिया। फिर आगे कह रहे हैं कि विच इंक्लूड द इम्पैक्ट ऑफ द इंक्रीज इन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बिलो। वो कह रहे हैं कि ये जो आपका इंक्रीज आ रहा है ना, इसके अंदर एक इम्पैक्ट ये भी है कि जो आपकी आपने अपनी प्रॉपर्टी रीवैल्यूएट की थी, तो उसकी वजह से भी ऑब्वियस सी बात है आपकी वैल्यू जो है वो कैरिंग वैल्यू बड़ी होगी। वो कह रहे हैं कि वो इम्पैक्ट ये है, जो 23 मिलियन, जो 12 मिलियन पहले शुरू में आपका कितना था, 16 मिलियन था, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 16 मिलियन। तो 16 मिलियन से आपका बैलेंस कितना हो चुका है, 16 मिलियन से आपका जो है वो 23 मिलियन हुआ है, यानी कि इंक्रीज आया है, 6 7 8 मिलियन का आपका इंक्रीज आया, 7 मिलियन। और वो कह रहे हैं ये जो 7 मिलियन का इंक्रीज आया ये इस वजह से आया है क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर्टी रीवैल्यूएट की। जो आपने प्रॉपर्टी अपनी रीवैल्यूएट की थी फर्स्ट टाइम, उसका जो रिजल्ट था वो 10 मिलियन से था, यानी कि 10 मिलियन से आपकी प्रॉपर्टी क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। अब ये रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट डालता है इसके अंदर। द रेट ऑफ द टैक्स इज 30%। वो कह रहे हैं कि जो आपका रेट है वो कितना है, 30% है। फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज द चार्ज फॉर टैक्सेशन दैट विल अपेयर इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर टू 30 जून 2014। कुछ चेंज नहीं होगा, बस एक छोटी सी चेंजिंग आएगी, वो क्या आएगी,
सबसे पहले अभी रिवैल्यूएशन को भूल जाओ कि रिवैल्यूएशन हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। आप वही काम करो जो आपको मैंने करना सिखाया था। क्या काम करना सिखाया था? सर आप पहले डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट बना लो। फैसल भाई कान खोल के सुनिएगा। डेफर्ड टैक्स का सर हमने टी अकाउंट बना लिया, ओपनिंग बैलेंस इसके अंदर पोस्ट करो। ओपनिंग बैलेंस सर हमारा 16 मिलियन का है। ठीक है जी, कर दिया। फिर इसके अंदर आप क्या करो, ये हमने ओपनिंग किया, ये हमारे पास जो हो रहा है एमसीक्यू नंबर 5 हो रहा है। हमने कर दिया ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। फिर सर इसके अंदर एंडिंग बैलेंस को पोस्ट कर दो। एंडिंग बैलेंस सर को जो कह रहा था वो कह रहा था 23 मिलियन है, लेकिन इसके अंदर ना हमारे पास रीवैल्यूएशन का भी इम्पैक्ट है। ठीक है जी, रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है, देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, बाद में देखेंगे। अभी देखेंगे क्या 23 मिलियन से सर हमारा जो है वो एंडिंग आ रहा है। अब आप इसको कर लो एडजस्ट। अब जब आपने इसको एडजस्ट किया, 16 और 23 माइनस किया, तो यहाँ पर आ गया 7,000। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल आएगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी? डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल आएगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी? या डीटीएल को छोड़ो ना, लायबिलिटी आएगी। लायबिलिटी आएगी। लायबिलिटी आएगी। सारे ये बोल रहे हैं कि आएगी लायबिलिटी। ठीक है जी, मान लेते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई। ठीक है जी, ये आ गई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और टोटल किया तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 23 मिलियन। और यहाँ पे भी कितना आ गया, 23 मिलियन। ठीक है जी सर, आपने निकाल लिया। अब सर हमारे पास जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आई है वो आई है हमारी 7 मिलियन। इसमें से एक छोटा सा काम ये कर, जब भी रिवैल्यूएशन होगी, जब भी रिवैल्यूएशन होगी, जब भी रिवैल्यूएशन होगी, उसका इम्पैक्ट इसमें से माइनस करना है। क्योंकि देखो मेरे बच्चों, रिवैल्यूएशन जो है वो टैक्स अथॉरिटीज नहीं मानती। आप जितनी भी रिवैल्यूएशन कर लो, बोले नहीं भाई नहीं, जितने का आपने एसेट खरीदा हम कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं, हम रिवैल्यूएशन को मानते ही नहीं है। अब जब वो रिवैल्यूएशन को मानते ही नहीं है तो ये हमारे पास टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है। ये हमारे पास टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है। कैलकुलेशन के अंदर हम टेम्परेरी डिफरेंस को लेके जाते हैं, ये बात याद रखिए। तो अब जो भी रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट होगा वो इस डेफर्ड टैक्स में से क्या होगा, माइनस होगा। हाँ, ये परमानेंट डिफरेंस है फैसल भाई। ये क्या है हमारे पास, परमानेंट डिफरेंस है। रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन को मानते नहीं है टैक्स अथॉरिटीज, क्या है जाहिर तो लोग बैठे हुए सारे के सारे, वो मानते ही नहीं है। तो अब क्या होगा, रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट सर हम इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है जी, माइनस कर लेते हैं। सर रिवैल्यूएशन हमने करवाई थी 10 मिलियन की, 30% लेंगे तो सर ये आ जाएगा हमारे पास 3 मिलियन। माइनस करेंगे तो 5 मिलियन से आपका डेफर्ड टैक्स जाएगा। 5 मिलियन से आपका डेफर्ड टैक्स जाएगा। ठीक है जी। अच्छा तो सर पहले तो हम करंट टैक्स लिखते हैं भाई। करंट टैक्स हमारा कितना था? करंट टैक्स सर हमारा था 12 मिलियन। 4 मिलियन है। 4 मिलियन है। यार फैसल भाई गलत गलत आंसर बता रहे हो यार, 4 मिलियन आएगा, 5 मिलियन लिखवा दिया यार आप लोगों ने। अच्छा जो करंट टैक्स आ गया आपके पास कितना, 12,000। ठीक है जी। अच्छा सर इसमें जो प्रीवियस ईयर का है उसको भी आप एडजस्ट कर लो। प्रीवियस ईयर का क्या हुआ था, प्रीवियस ईयर का ओवर हुआ था। ओवर कितना हो गया था प्रीवियस ईयर का सर, वो हो गया था 16। नहीं 16 नहीं, सॉरी 7 मिलियन।
अच्छा, अब इसमें ऐड कर लो डेफर्ड टैक्स। सर ऐड क्यों कर रहे हैं, पहले आपने माइनस करवाया था। तो मेरा बच्चा पहले डेफर्ड टैक्स इनकम थी, अब डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है, तो क्या करोगे, ऐड करोगे। तो आपके पास टोटल आ जाएगा टैक्स, कितना आ जाएगा बोलो? 9,000। हाँ, ओवर में हमने ज्यादा चार्ज कर लिया, तो इस साल फिर हम उसको अपने जो हमारा करंट होगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आ गया टोटल टैक्स कितना, 9,000। तो भैया 9,000 की यहाँ पे कोई फिगर है, हाँ ये रही सर, 9 मिलियन। आंसर ए इज करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक, फैसल भाई थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बाकी सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा आया समझ में। अच्छा अब आ जाओ, देखो ये जो एमसीक्यूज है ना, अगर आपने समझो ये कर लिया ना, आपको डेफर्ड टैक्स की सारी तकरीबन कहानी वैसे ही समझ में आ। यार अली भाई अब भी आप बोल रहे हो यार थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया यार, कैसे समझाऊं यार वो। 6 पे आ जाओ। अच्छा एक और बात सुन लो इसमें से, काम की बात। जो डेफर्ड टैक्स आपका एंडिंग आया ना, ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी थी। ठीक है, तो अगर वो आपसे पूछ ले कि हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्या रिपोर्ट करना है, ये तो हम इनकम स्टेटमेंट के लिए कर रहे हैं ना कैलकुलेशन। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए वो आपसे पूछे कि भाई क्या रिपोर्ट करेंगे, तो 23 मिलियन रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी, वो हमारा क्या एज ऑन बैलेंस है। अच्छा अब आ जाओ एमसीक्यूज नंबर 6 पे। 6 में आपको बता रहे हैं, अ कंपनीज ट्रायल बैलेंस शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 2.1 मिलियन brought forward on current tax and credit balance or 4.5 million on deferred tax। ठीक है जी, तो कह रहे हैं कि आपके पास जो करंट टैक्स का है वो आपका डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, पहले तो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस शो होता था, ओवर चार्ज होता था, अब मेरे ख्याल में ये अंडर चार्ज होगा। अच्छा वो डेफर्ड टैक्स का जो है वो 5.4 मिलियन है, ठीक है जी 5.4 मिलियन है। The tax charge for the current year is estimated rupees 16.2 million। वो कह रहे हैं कि इस साल का जो आप टैक्स चार्ज कर रहे हो वो एस्टिमेट किया आपने 6.2 मिलियन से। ठीक है जी, फिर कह रहे हैं द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट इज 13 मिलियन इन एक्सेस ऑफ देयर टैक्स बेस से 13 मिलियन जो है वो एक्सेस हो रहा है। तो यह तो हमारे लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा, क्योंकि कैरिंग अमाउंट जो है वो एक्सेस कर रही है। द टैक्स इनकम टैक्स रेट 30%। What amount will be shown in income tax in the statement of profit or loss for the year। वो कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कितना अमाउंट जो है वो शो होगा। वही बात है, तो बेटा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिंपल से इसमें क्या करना होगा, देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ, अब क्योंकि हम लोग पहले भी करके आ चुके हैं एमसीक्यू। देखो मैं बता देता हूँ, ये आपका जो करंट टैक्स है ना बेटा, ये 2.1 मिलियन डेबिट है। पहले जितने भी क्वेश्चंस थे तो वो क्या हो रहा था, क्रेडिट बैलेंस था, वो हमारे लिए ओवर चार्ज था। अब ये डेबिट है, अब जबकि ये डेबिट है तो बेटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक बात तो ये हो, जैसे कि पहले में क्या कर रहा था, ओवर चार्ज को माइनस कर रहा था, अब ये अंडर चार्ज है ना, तो बेटा ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब बाकी कहानी क्या है, बाकी कहानी ये है कि जो क्रेडिट बैलेंस है डेफर्ड टैक्स का वो 5.4 मिलियन है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि 16.2 मिलियन जो है वो आपका इस साल का है। इंक्रीज हो रहा है कितने से, 13 मिलियन से। 13 मिलियन का आप वो 30% रेट अप्लाई करोगे, तो अभी किसी खिलाड़ी ने 3.4 समथिंग निकाला है, तो अब आप इसका सिंपली डिफरेंस ले लोगे, तो और कैलकुलेशन कर लोगे ये वाली। इस एमसीक्यूज का जरा स्क्रीनशॉट लेना आप लोग,
इस एमसीक्यूज का जल्दी जल्दी सारे स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये जो अभी हमने वर्किंग की है इसका जरा स्क्रीनशॉट लो। और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने। कुछ लोगों का आंसर गलत आ रहा था तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। 16.8 जिसका आ रहा है 16.8, 16.8। हाँ, जिसका 16.8 आ रहा है उसने सही किया। हाँ, 16.8 आंसर है भाई, जिसने निम्न का आ रहा है, अल्पम का आ रहा है। हाँ भाई, आप लोगों का सही है, 16.8 आंसर सही है। अच्छा, उन लोगों के लिए जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ बेटा, मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सर आप डेफिड टेक्स्ट का लेजर बना लें, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 6 है, और डेफिड टेक्स्ट का सर आप लेजर बना लीजिए। डेफिड टेक्स्ट का हमने क्या बना लिया, लेजर। जब वो कह रहा था कि कितने से एक्सिस हुई है, कैरिंग अमाउंट 13 मिलियन, और 30%, 13 मिलियन का 30% कितना है। 3.9 है, ठीक है। 3.9 है। अच्छा, जो ओपनिंग है वो मैं लिख लेता हूँ। ओपनिंग जो थी वो उन्होंने हमें क्वेश्चन में शुरू में ही दी हुई थी 5.4। एंडिंग आप लोगों ने निकाली या क्लोजिंग आपने निकाली 3.9। तो इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है, और हमारी डेबिट साइड कम कर देंगे, 3.9 और 5.4, 1.5। गुड हो गया जी। 1.5 है सर, तो ये हमारे लिए क्या होगा, डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल। ठीक है जी, ये डेफर्ड टैक्स क्या आ गया, रिसीवेबल आ गया, क्योंकि डेबिट साइड कम है। और ये 13 मिलियन का, ये हमने डेफर्ड टैक्स का लेजर बना लिया। सर आगे हमने क्या कैलकुलेशन करनी है, अब करंट टैक्स लिख लिया भाई। सर करंट टैक्स जो था वो फॉर द ईयर, जो उसने आपको बताया था इस साल का करंट टैक्स जो एस्टिमेट कर रहे थे वो 16.2 कर रहे थे, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है एडजस्टमेंट होगी, वो ऐड होगी, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, पहले क्रेडिट बैलेंस आ रहा था तो ओवर प्रोविजन था। अब सर डेबिट बैलेंस है, इट मींस कि हमारे पास अंडर प्रोविजन है। और अंडर प्रोविजन हमारे पास कितना है, अंडर प्रोविजन है हमारे पास, डेबिट बैलेंस है 2.1 मिलियन। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हम, ये रिसीवेबल है 1.5, ये भी क्या होगा, ये लेस होगा क्योंकि ये इनकम है। 1.5 ये लेस हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 16.8। क्लियर है सबको, आसान सवाल था यार, इतना मुश्किल नहीं था। बस नई चीज आ गई थी क्या, अंडर प्रोविजन का। ओवर प्रोविजन हो तो भाई आप क्या कर दो, लेस कर दो। अंडर प्रोविजन हो तो आप क्या कर दो, ऐड कर दो। अंडर और ओवर प्रोविजन का मतलब क्या है, कैसे पता लगेगा कि अगर तो क्रेडिट है,
तो ओवर प्रोविजन, और अगर तो डेबिट है अंडर प्रोविजन। भाई ओपनिंग लिखी फैसल भाई, जो इंक्रीज आया वो 13 मिलियन का इंक्रीज आया था, रेट अप्लाई किया 0.3 3.9 आ गया, ये एंडिंग लिखी हमने। डिफरेंस दिया, हमारी डेबिट साइड कम पड़ रही थी 1.5 से, ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगा, डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल। करंट टैक्स उसने हमें दिया हुआ था 16.2। फिर वो आपको कह रहे थे कि जो आपका जो करंट टैक्स है वो डेबिट बैलेंस आपको दे रहे थे, जैसे नॉर्मली पिछले में आपको क्रेडिट बैलेंस दे रहे थे, वो ओवर प्रोविजन था। अब ये आपको दे रहे हैं डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब वो क्या, अंडर प्रोविजन है। ओवर प्रोविजन को आप लेस कर रहे थे, अंडर प्रोविजन को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल वो आपकी इनकम होती है, और वो क्या होती है, लेस होती है। तो फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर करवाया था आपको। तो 16.8 मिलियन का हमारे पास आंसर है। क्लियर है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं, एक दो एमसीक्यू और सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह की। एमसीक्यू नंबर 6 की है अभी हमने। एमसीक्यू नंबर 8 पर आ जाओ, ये देख लेते हैं ये क्या है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू एन एंटिटी at 1st January 2018 carrying amount of non-current asset exceed their tax written down value by rupees 8,50,000। वो कह रहे हैं कि कैरिंग अमाउंट आपकी 8,50,000 से इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टैक्सेबल हुआ, इसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे हम। फिर वो कह रहे हैं कि फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर 2018 द एंटिटी क्लेम डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पस रुपीज 5 लाख। अच्छा, एंटिटी जो है वो ये क्लेम कर रही है कि उसका जो डेप्रिसिएशन है, टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो 5 लाख का। रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो आपकी एक्सीड की है, और ये कब एक्सीड की है, जनवरी 1 2018 में, यानी कि शुरू की बात बता रहा हूं। और इस पूरे साल के अंदर आपने जो आपको टैक्स अथॉरिटीज ने डेप्रिसिएशन बताया वो 5 लाख का बताया। अच्छा जी, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि एंड चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 4,50,000, और जो हम चार्ज कर रहे हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं, 4,50,000। तो यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा भाई, मिसमैच हो जाएगा। टैक्स डेप्रिसिएशन आपको बन रहा है 5 लाख का, और जो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो 4,50,000, और जो आपको कैरिंग वैल्यू और वो जो टैक्स बेस का उसने पहले से ही जो है वो डिफरेंस निकाल के दे दिया, लेकिन जनवरी 1 का दिया। फिर आगे कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 द एंटिटी रीवैल्यूड अ प्रॉपर्टी, द रीवैल्यूएशन सरप्लस वाज रुपीज 2,50,000। वो कह रहे हैं कि जो रीवैल्यूएशन सरप्लस हुआ है वो आपका कितना हुआ, 2,50,000 से। देयर आर नो करंट प्लान टू सेल द प्रॉपर्टी। वो कह रहे हैं इनका कोई प्लान नहीं है कि प्रॉपर्टी को सेल करेंगे। द टैक्स रेट वाज 30%। व्हाट इज द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिक्वायर्ड बाय IS 12 इनकम टैक्स एट 31 दिसंबर 2018। बताओ कि 31 दिसंबर 2018 की आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। अच्छा अब सुनो, क्या इस क्वेश्चन के अंदर रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, इतना आंसर करो। रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं आएगा। अच्छा, अभी रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट मैंने आपको वैसे ऊपर बताया था। अब थोड़ा सा सुनो, देखो बेटा, रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आता है और वो आप क्या करते हो, माइनस करते हो, ठीक है। लेकिन जब आप डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर निकाल रहे हो, जब आप डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर निकाल रहे हो तो तब माइनस करो। अभी उसने आपसे डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर नहीं पूछा, उसने ये पूछा है आपसे कि भाई ये बताओ कि आपकी लायबिलिटी कितनी रिपोर्ट हो।
तो लायबिलिटी तो पूरी की पूरी 30% अप्लाई करेंगे, वो हमारी लायबिलिटी रिपोर्ट होगी। और ये लेके जाने के लिए हम क्या करते थे, जो हमारा डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल होता था या जो हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो टी अकाउंट से बैलेंस करके निकलती थी, उसमें से हम क्या करते थे, माइनस कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तो हम लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे कि एज पर क्वेश्चन उसने हमसे पूछा, तो सर अब हम जो अगर लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर तो रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट नहीं आए। हाँ, अगर हम डेफर्ड टैक्स जो है वो निकाल रहे होते, तो फिर ऑब्वियस सी बात है रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आना ही आना था। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए आप सिंपल सी बात क्या करोगे, आपकी जो कैरिंग वैल्यू है वो है 8,50,000। देखो, जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, टैक्स डेप्रिसिएशन आपका 5 लाख है और जो आपका अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो 4,50,000, तो 50,000 का डिफरेंस आएगा। इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता ना। जो अगर आप कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस का भी आपस में डिफरेंस लो, तो वो जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली डेप्रिसिएशन का ही डिफरेंस होता है। तो डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सर जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ कितना आएगा, 50,000 का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो 50,000 का डिफरेंस होगा वो हमारे लिए टैक्सेबल होगा या वो हमारे लिए डिडक्टेबल। सर देखिए, अगर हम 4,50,000 माइनस करते हैं तो हमारी कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि टैक्स बेस हमें कह रहा है 5 लाख माइनस करो, तो टैक्स बेस के हिसाब से हमारी कैरिंग वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और हमारी जो नॉर्मल अकाउंटिंग कैरिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई? देखो दोबारा से सुनो। एक, टैक्स अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि आप 5 लाख माइनस करो, डेप्रिसिएशन आपका 5 लाख है और आपका अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 4,50,000। तो आप अपने पास 4,50,000 से जब कम अमाउंट माइनस करोगे तो कैरिंग अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे लेट सपोज अगर मैं 8,50,000 में से 8,50,000 में से ये 8,50,000 में से अगर मैं 4,50,000 माइनस करता हूँ एक जगह, और 8,50,000 में से मैं 5 लाख माइनस करता हूँ, ये हमारी कैरिंग वैल्यू है, ये हमारी टैक्स बेस है। तो आंसर क्या निकल कर आएगा, 850 में से 450 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास सिर्फ 4 लाख। तो ये आ जाएगा 3,50,000। तो सर जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 का आएगा। ठीक है, अब 50,000 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि कैरिंग वैल्यू ज्यादा है तो ये हमारे लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इसके ऊपर अगर आप 0.3 30% का रेट है तो अप्लाई करते हो, तो 50,000 का 30% कितना आएगा, 12,000 मेरे ख्याल में। 15,000, सही। और सर ये 15,000 की हमारी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। जो मैंने पहले ही बताया था ये एज ऑन होती है, ये बैलेंस शीट में रिपोर्ट होती है। तो 15,000 की आपकी लायबिलिटी है। ठीक है जी। और इसके अंदर और तो कोई बात नहीं बता रहे। व्हाट इज द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 2018? 15,000 से फिक्स तो नहीं कर रहा क्वेश्चन। मेरे ख्याल में तो 15,000 आना चाहिए। एक मिनट देखिए।
tax rate. What is the deferred tax liability required by IAS 12? अच्छा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो आपकी 15,000 की बनेगी, लेकिन अगर आप इसमें से रिवैल्यूएशन सरप्लस माइनस कर लेते हो, वो आपका कितना है, 2,50,000। इसका 0.3 लो, 2,50,000, और इसका 0.3 लोगे तो कितना आ जाएगा? 75। 15,000 में से अगर ये माइनस करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही? ये कितना आ रहा है? 75 माइनस करो 15,000 तो कितना आ जाएगा? 15,000 माइनस 7,500, ये 7,500 आएगा। और अच्छा, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, एक चीज का इम्पैक्ट तो लेके जाना भूल गया ना। वो इम्पैक्ट क्या है कि ओपनिंग आपके पास 8,50,000 है, वो एक्सीड कर रहा है 8,50,000 का भी लो, 0.3%, कितना आएगा? ठीक है, देखो, 850 तो आपका ये है, 50,000 आपका ये है। 850 क्या है आपका ओपनिंग, जो पहले से ही ऑलरेडी जो है वो डिफरेंस चलता हुआ आ रहा है। ये 50,000 आपका ये वाला डिफरेंस आया, और उसके बाद 2,50,000 जो है वो आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस का। तो टोटल करें 850 प्लस 50 प्लस 250, ये आ जाएगा 11,50,000। इसका 0.3 लेंगे तो कितना होगा? 345,000। मेरे ख्याल में 345,000 आंसर है यहाँ पे, ठीक। अच्छा सुन लो, ये मैंने कैसे किया सॉल्व। देखो, एक तो आपका टेम्परेरी डिफरेंस पहले से ही आ रहा था 8,50,000 का, 50,000 का आपका और हो गया टेम्परेरी डिफरेंस, तो टोटल जो आपका टेम्परेरी डिफरेंस हो गया वो 9 लाख का हो गया। तो 9 लाख के ऊपर अगर आप 0.3 अप्लाई करते हो तो आपके पास कुछ अमाउंट आ जाएगा, 9। 2,70,000।
फिर उसके बाद जो रीवैल्यूएशन आपने की है उससे भी तो आपका एसेट क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आ रहा है 2,50,000 से। अच्छा, रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया हुआ, क्योंकि रीवैल्यूएशन के इम्पैक्ट से भी तो आपका एसेट इंक्रीज होता है ना। तो 0.3 आपने रीवैल्यूएशन लिया और वो कितना आ गया, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो 7,000, मेरे ख्याल में 75,000 ये आ गया। तो टोटल हो जाएगा आपके पास 3,45,000, ये आपकी लायबिलिटी की है। आप पूछो बेटा, क्या पूछना। समझा देता हूं, अगर नहीं समझ में आया किसी को तो मैं समझा देता हूँ। 50 के नहीं आएगा, दो यही आएगा, 3,45,000, मेरे हिसाब से यही आएगा, 3,45,000। देखो एमसीक्यू समझ लो इसको, इसमें क्या हुआ है। एक तो आपका, उसने कहा कि आपकी कैरिंग अमाउंट जो है वो 8,50,000 है। तो सॉरी, आपकी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8,50,000, लेकिन ये है जनवरी 1 का। और इस साल का जो पूरा डेप्रिसिएशन उन्होंने निकाला है वो 4,50,000 और 5 लाख का निकाला है, तो इसका जो डिफरेंस है वो है 50,000। ठीक है, तो टोटल जो आपका डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, 9 लाख का हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने एक आगे कहानी और भी सुना दी, वो सुनाई ये कि रीवैल्यूएशन सरप्लस हुआ आपका 2,50,000 से। अब देखो बेटा, जब भी रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा, ऑब्वियस सी बात है, रीवैल्यूएशन सरप्लस हो रहा है 2,50,000 से, तो आपका एसेट 2,50,000 से क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जब आपका एसेट 2,50,000 से इंक्रीज होगा, तो आपकी जो कैरिंग वैल्यू होगी, जो पहले कितना इंक्रीज आया, 9 लाख का इंक्रीज आया, 8,50,000 पहले, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस 50,000 वो, और फिर उसके बाद जो रीवैल्यूएशन का इंक्रीज आया है वो आया 2,50,000। तो टोटल जो इंक्रीज आ रहा है ना आपकी कैरिंग वैल्यू में, वो आ रहा है 11,50,000 से। और उसके ऊपर आपने 30% जो है वो क्या कर दिया, रेट अप्लाई कर दिया। और रेट अप्लाई करने के बाद आ गया 3,45,000। हाँ, अगर ऐसा होता कि हमें करंट ईयर का डेफर्ड टैक्स निकालना होता, तो बेटा उसमें हम क्या करते, सिंपल सिंपल सा, जो रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो मैं 75,000 लेके जा रहा हूँ वो नहीं लेके जा, या वो मैं इसमें से क्या कर देता, माइनस कर देता। बिल्कुल फैसल भाई, आपकी बात सही है। टैक्स वाले नहीं मानते, लेकिन हम लायबिलिटी में तो शो करते हैं, आपको याद होगा। इवैल्यूएशन सरप्लस वाला एक क्वेश्चन आया था। हाँ, ये देखो, डेफर्ड टैक्स 16,000 था, फिर कितना हुआ, 23,000। इस 23,000 के अंदर आपका डेफर्ड टैक्स का, सॉरी, रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट था, जो हमने ये वाली एमसीक्यू नंबर 5 की थी। इसके अंदर रीवैल्यूएशन का भी क्या था, इम्पैक्ट था। ठीक है, तो वो जो रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट था वो मैंने क्या किया, माइनस किया, तो मेरे पास फॉर द ईयर का डेफर्ड टैक्स आ गया। आप सुनो, इसकी एंट्री क्या बनती है, अच्छी बात है, एंट्री भी पता लग जाएगी आप। सुनो, एंट्री क्या बनेगी आप, टोटल आपका एक्सपेंस कितना है, टोटल आपकी लायबिलिटी कितनी है, 3,50,000। आप जो एंट्री बनाओगे ना वो बनाओगे, डेफर्ड टैक्स क्रेडिट होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 3,45,000 से। अच्छी बात है, रीवैल्यूएशन की एंट्री भी आप लोगों के सामने आ गई। लायबिलिटी क्रेडिट होगी 3,45,000, पूरी लायबिलिटी क्रेडिट होगी। लेकिन जो आपका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, वो जाएगा सर ये 2,70,000। जो रीवैल्यूएशन का 75,000 इम्पैक्ट आया है वो हमारा जाता है ओसीआई में, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में। क्योंकि रीवैल्यूएशन सरप्लस भी कहा जाता है, हमने IAS 16 के अंदर पढ़ा था, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में। अब जरा सुनो, लायबिलिटी हम पूरी रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा सरप्लस का भी डेफर्ड टैक्स शामिल है।
लेकिन सिर्फ जो हम करंट टैक्स रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2,70,000 रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा रीवैल्यूएशन का डेफर्ड टैक्स शामिल नहीं है। तो यही बात मैंने आपको बताई थी, जब फॉर द ईयर लेके जाओगे तो उसमें से तो आपने रीवैल्यूएशन का डेफर्ड टैक्स क्या करना है, माइनस करना है, और माइनस करके भी निकालना, क्योंकि वहां पे हम फॉर द ईयर लेके जा रहे हैं। लेकिन अब वो आपसे पूछ रहा है लायबिलिटी आपकी भैया कितनी है, तो लायबिलिटी तो आप पूरी की पूरी दिखाओगे, कितनी, 3,45,000। हाँ, क्योंकि देखो, रीवैल्यूएशन का सरप्लस होता है वो हमारा कहाँ जाता है, ओसीआई के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारा डेफर्ड टैक्स होता है वो भी कहाँ जाता है, ओसीआई के अंदर, यानी कि अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर। तो अगर फॉर द ईयर की बात करेगा, दोबारा से सुन लो, फॉर द ईयर की बात करेगा तो फिर हम डेफर्ड टैक्स क्या कर देंगे उसमें, जो रिवैल्यूएशन का डेफर्ड टैक्स होगा वो माइनस कर देंगे। लेकिन अगर वो हमसे लायबिलिटी की बात कर रहा है ना, एज ऑन की बात कर रहा है, फिर तो हम पूरा पूरा लेके जाएंगे ना। ये एमसीक्यूज क्लियर हो गई? या ये एंट्री किसी को अगर नहीं समझ में आई तो पूछ ले बेटा मुझसे, एंट्री भी आनी चाहिए आप। एमसीक्यूज में आपसे पूछ रहे हैं कि भाई डेफर्ड रिवैल्यूएशन का जो सरप्लस होता है उसके ऊपर जो डेफर्ड टैक्स होता है वो कहाँ जाके एडजस्ट होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि वो हम ओसीआई में लेके जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं लेके जाते। जी बेटा, कोशिश करूंगा भाई, फैसल भाई जितना जल्दी हो सके अपलोड कर दूं। अब तो हम तकरीबन तकरीबन बराबर चल रहे हैं, एक एमसीक्यूज रह गई है वो देख लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7। अच्छा, मैंने जो डायरेक्टली स्टार्ट करवाया ना, यार ये हटा दो। ये थी एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 7 नहीं करो, अब 7 पे आ जाओ। जी, तो वो कह रहे हैं कि अ कंपनी ट्रायल बैलेंस एट 31st December 2013 शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹7 लाख ऑन करंट टैक्स। अब भैया ये करंट टैक्स का 7 लाख आ रहा है डेबिट बैलेंस, क्या करोगे, जल्दी जल्दी बताओ क्या करोगे इसका। 7 लाख आ रहा है, इसका क्या करोगे। डेबिट बैलेंस आ रहा है करंट टैक्स का, क्या करोगे। जल्दी बताओ क्या करोगे भाई। क्या करेंगे फैसल भाई, डेबिट बैलेंस आ रहा है करंट टैक्स का। देखो, अगर तो आंसर नहीं आया ना तो मेहनत सारी जाया हो जाएगी, जो अभी तक की मेहनत है वो। नहीं करो यार, डेबिट बैलेंस है अभी तो बताया था। यार ये देखो, ओवर प्रोविजन हो तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, अंडर प्रोविजन हो तो वो डेबिट बैलेंस होता है। ओवर प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस क्या करते हो, लेस करते हो। अंडर प्रोविजन डेबिट बैलेंस क्या करते हो, ऐड करते हो। आगे जहन में अब। अच्छा, 7 लाख आपका डेबिट बैलेंस है, ये तो आपका क्या है, अंडर प्रोविजन है, ऐड होगा। फिर आगे कह रहे हैं कि क्रेडिट बैलेंस है 8.4 मिलियन से डेफर्ड टैक्स का। ठीक है, ये आपको इन्होंने ओपनिंग दे दिया।
द डायरेक्टर हैज एस्टिमेटेड द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर द ईयर एट रुपीज 4.5 मिलियन। अब वो 4.5 मिलियन जो है वो इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्टर्स ने एस्टिमेट किया है करंट ईयर का। द रिक्वायर्ड डेफर्ड टैक्स प्रोविजन इज 5.6 मिलियन। अच्छा, जो आपका डेफर्ड टैक्स है वो रिक्वायर्ड है 5.6 मिलियन से रुपीज 1.2 मिलियन ऑफ विच रिलेट्स टू द प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन। वो कह रहे हैं कि इसमें 5.6 में 1.2 जो है वो हमारा क्या है, प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन का। What is the profit or loss income tax charge for the year ended December 31st 2013? ये अभी हमने पूरा पूरा क्वेश्चन किया, बिल्कुल उसी तरीके से होगा। सॉल्व कर देते हैं इसको। की अकाउंट बनाया डेफर्ड टैक्स का। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है भाई? ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है डेफर्ड टैक्स का, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 84, यानी कि 8.4 मिलियन। फिर उसके बाद वो आपको एंडिंग जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं 5.6 मिलियन, इसके अंदर रिवैल्यूएशन इंक्लूड है। ठीक है, रिवैल्यूएशन को हम बाद में माइनस कर देंगे। 5.6 मिलियन 84 में से 5.6 मिलियन माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.8 मिलियन। डेबिट साइड कम पड़ रही है तो ये क्या होगा? डेफर्ड टैक्स रिसीवेबल। ठीक है जी। अच्छा, अब करंट टैक्स हमारा कितना है? सर करंट टैक्स था हमारा 4.5 मिलियन से। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है ओवर प्रोविजन अंडर प्रोविजन कितना हो रहा है? 7 लाख से। अंडर प्रोविजन क्या होगा? ऐड होगा। 7 लाख से यानी कि 0.7 मिलियन। अच्छा सर, फिर उसके बाद डेफर्ड टैक्स जो इनकम होती है वो हम लेस करते हैं। डेफर्ड टैक्स इनकम हमने क्या कर दी? लेस कर दी। इनकम आ रही है 2.8 मिलियन की। अच्छा सर, रिवैल्यूएशन का जो सरप्लस होता है उसको भी हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। वो कितना था? उसका इम्पैक्ट कितना था? 1.2 मिलियन का। माइनस कर देंगे तो सर हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे ख्याल में 2 लाख। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। 4.5 प्लस 0.7 माइनस 2.8 माइनस 1. 1.2 आ रहा। 1.2 टोटल टैक्स आ गया। टी जो है वो हमारे पास। ये वाला एमसीक्यूज क्लियर हो गया सबको? एमसीक्यूज नंबर 7। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। कोशिश करूंगा यार जल्दी अपलोड कर दूं, कल तक अपलोड कर दूं। अच्छा, तो कुछ एमसीक्यूज हमने नहीं किए, जैसे एमसीक्यूज नंबर 1, एमसीक्यूज नंबर 2 और एमसीक्यूज नंबर 3। ये हमने नहीं किया, ये मैंने आप लोगों की होमवर्क छोड़ दिया है, क्योंकि ना ये एमसीक्यूज बहुत आसान थे। जो मुश्किल मुश्किल एमसीक्यूज होते हैं वो मैंने करवा दिए। एमसीक्यूज नंबर 1 बहुत ही आसान है, एमसीक्यूज नंबर 2 भी आसान है और एमसीक्यूज नंबर 3 भी आसान है। एमसीक्यूज नंबर 4 से मैंने स्टार्ट किया। 1, 2 और 3 आप लोगों का होमवर्क है, कोशिश करना कि यार इसको खुद से ट्राई करें। आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एमसीक्यूज नंबर 1 का क्या है, 2 का क्या और 3 का क्या।
एमसीक्यूज नंबर 1 का जो आंसर है वो सी है। एमसीक्यूज नंबर 2 का जो आंसर है वो डी है। और एमसीक्यूज नंबर 3 का जो आंसर है वो है सी। तो ये खुद से ट्राई करना और यही आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप लोग कहीं ना कहीं गलती करो। जी बिल्कुल, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अभी जैसे ही हमारी क्लास एंड होगी ना, तो फिर हम पीडीएफ जो है आप लोग। अब हिम्मत है एक क्वेश्चन करने की सॉल्व। अब कोई क्वेश्चन सॉल्व करें। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं जी। एक हो जाए। आज के लिए इतना बहुत है। हाँ वैसे यार देखा जाए तो यार 1:30 बज रहा है रात का, टाइम काफी हो गया। तो कल की क्लास में हम क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है? आज की क्लास में बहुत ज्यादा होगा। एमसीक्यू सॉल्व कर ली, सबसे बड़ी बात यही है। पेपर तो करीब है भाई। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, ये जो मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूंगा। एक दो क्वेश्चन और करेंगे कल की क्लास में, कोशिश करेंगे कल की क्लास में इसको वाइंड अप करते हैं। एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं, सीए की बुक से किए, और कल की क्लास में कोशिश करेंगे यार वाइंड अप करें। टाइम ज्यादा हो गया बाकी, सुबह जाना होगा ऑफिस, मेरे भी जाना होगा। आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।